हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं पिछले चैप्टर से हमने पढ़ा कि मोशन किस प्रकार से होता है। वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इस मोशन का कारण क्या होता है, और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो हमें विच डैट हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट द वेरी नेचुरल फिनोमेनन इज द वर्क। एक अनदर कंसेप्ट है जो हमें लाइफ के प्रोसेसेस समझने में हेल्प करता है, वो है वर्क, क्लोजली रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आज इसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे हमारे को ये सारा जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन चैप्टर वी विल स्टडी दिस कंसेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड द पावर। स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स फूड। जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं वो उनको क्या चाहिए होता है? भोजन चाहिए होता है। लिविंग बीइंग्स हैव सेवरल बेसिक नीड्स। ये एनर्जी लेते हैं किसके लिए? ताकि वो बेसिक एक्टिविटी कर सके, सच एज द लाइफ प्रोसेसेस, जो एक्टिविटी कर सके। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फूड। और ये एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर द अदर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग। हम इस एनर्जी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लेइंग, खेलने के लिए, गाना गाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, खेल कूदने के लिए, साइकिलिंग, रनिंग, दूसरी अन्य एक्टिविटीज़ के लिए हम एनर्जी का प्रयोग करते हैं। एनिमल गेट टू एंगेज इन एक्टिविटी। एनिमल्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे में जंप एंड रन। एनिमल भी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, वो भाग सकते हैं, कूद सकते हैं। दे हैव टू फाइट, वो आपस में लड़ते हैं, इधर उधर तेज़ी से घूमते हैं, ठीक है, और आपस में भी लड़ते हैं, और फूड की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए इनको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा एनिमल्स जो होते खेतों में भजन ढोते हैं, ठीक है, और जो गाड़ी को जोतते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, इस प्रकार से सभी एक्टिविटी करते हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। थिंक अबाउट द मशीन्स। हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी काम करती हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनको जो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है फूड से। और जबकि मशीन्स होती हैं ये भी एनर्जी होती लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? पेट्रोल और डीजल से लेते हैं। मीन चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर वर्क करना है उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी क्यों चाहिए होती है? काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। आइए, वर्क क्या होता है? व्हाट इज़ वर्क? दिस इज डिफरेंस इन यूजुअल। जैसे कि हम सामान्य जीवन में सोचते हैं वर्क क्या होता है, कि सोचना, करना, काम, अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन जो वर्क की होती है वो अलग ही होती है। ये डेफिनेशन क्या होती है? आइए, नोट वर्क डन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें बताया जा रहा है कमली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। वो पेपर के लिए तैयारी कर रही है। शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज़ पे, पढ़ती है, बुक्स पढ़ती है, बहुत सारा समय लगाती है इस बुक्स पढ़ने में। ड्रा डायग्राम बनाती है, ऑर्गेनाइज द देयर थॉट्स, अपने विचार लिखती है, और डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करती है, क्लासेस अटेंड करती है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है फ्रेंड के साथ, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करती है। शी स्पेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटी। ये सभी एक्टिविटी करती है। इन कॉमन लैंग्वेज या कॉमन इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शी इज़ वर्किंग हार्ड, सामान्य भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक जो है डेफिनेशन है वर्क की, उसके अनुसार क्या है? इसने वर्क बहुत कम वर्क कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक वर्क, जो वर्क क्या कहलाता है साइंटिफिक परिभाषा के अनुसार? कहता है वहाँ पर कोई फोर्स लगी होनी चाहिए। नंबर 1, वर्क तब होगा ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है? उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जब दोनों चीज़ें होंगी तब हम इसको क्या कहेंगे? वर्क को माना जाएगा। तो वर्क क्या माना जाएगा?
तब ही वर्क माना जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये वर्क जो है बहुत कम माना गया है। आइए कोई एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यू आर वर्किंग ए पुश ए ह्यूज रॉक, आप बहुत बड़ी जो है चट्टान है इसको कोशिश करने की कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह से हिली नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे, जो वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, F इंटू एस होता है, F इंटू एस। डिस्प्लेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चट्टान तो बड़ी है लेकिन हिली नहीं है, तो हमने यहाँ पर फोर्स लगाई है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, इसलिए टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो ये है परिभाषा वर्क की। इस प्रकार से हम और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी होती हैं ये। यू स्टैंड स्टिल ए फ्यू मिनट विद ए हैवी लोड ऑन योर हेड, आपने सिर पर बहुत भार रखा है। यू गेट टायर्ड, जब आप भार रखते हो तो आप क्या होता है, थक जाते हो। यू हैव स्पेंट ए लॉट बिट ऑफ एनर्जी, आर यू डूइंग वर्क ऑन दिस लोड। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंटिफिक, वर्क इज नॉट डन। आपने वजन ले रखा है, बहुत सारा बोझ उठा रखा है, खड़े हुए हो, यहाँ पर क्या है, तो वर्क कितना होगा, वर्क कितना होगा, 0 होगा। क्यों, फोर्स तो लग रही है इस केस में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि आप वहीं से वहीं खड़े हो, जहाँ पर आप पहले थे वहीं पर ही आप वहीं खड़े हो, इसलिए वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। अगली एक्टिविटी समझते हैं। इफ़ यू क्लाइंब द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस, अगर आप छत पे सीढ़ियाँ चढ़ते हो और सेकंड फ्लोर पे जाते हो, या अगर आप पेड़ पर चढ़ते हो, देन वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, तब साइंटिफिक डेफिनेशन के क्या होगा, तो स्टूडेंट्स क्या वर्क डन होगा यहाँ पर इन दोनों एक्टिविटीज़ में। हाँ, यहाँ पर वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी लगा रहे हैं और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्क विल बी डन, तो देयर विल बी ए वर्क। इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर यूजफुल फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज एज लेबर, हम सामान्य भाषा में कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटी जो फिजिकल और मेंटल लेबर, उसको भी हम एक्टिविटीज़ को वर्क मान लेते हैं। एक्टिविटी लाइक प्लेइंग फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ठीक है, कोई गाना गाना, वाचिंग मूवी, अटेंडिंग फंक्शन, सम एक्टिविटी कंसिडर टू बी वर्क। द वर्क कॉन्स्टिट्यूट डिपेंड अपॉन द वे डिफाइन इट, तो वर्क कब कहेंगे, जब हम दो चीज़ें देखेंगे, इसके अंदर एक फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना, तब साइंटिफिक रूप से ही वर्क को माना जाएगा। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म द वर्क डिफरेंटली इन साइंटिफिक, हमारा साइंटिफिक में वर्क की डेफिनेशन अलग ही होगी। टू अंडरस्टैंड लेट्स डू द फ्लोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को समझने के लिए कि वर्क क्या होता है, इसके लिए हम एक्टिविटीज करते हैं। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बुक रखी है, अगर आपने इसको फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या लगाया, फोर्स लगाने के बाद बुक यहाँ पर आ जाती है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई। इस डन में केस क्या होगा, वर्क कितना होगा, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार एक्टिविटी हम पहचान सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। इंडिविजुअल एक्टिविटी हम कैसे पहचानेंगे कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन इट, किसी चीज़ पे फोर्स लगी है, ठीक है, क्या उस पर फोर्स लगी है। व्हाट इज हैपन टू ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ है, क्या वो डिस्प्लेस हुआ है, तब उस पर मानेंगे वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क, टू अंडरस्टैंड we view work and define work point of view of science. Let's consider
सम सिचुएशन। वर्क कैसे होता है, ये कैसे किया जाता है, इसके लिए हम सिचुएशन समझते हैं। पुश ए पेबल लेइंग ऑन सरफेस, पेबल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, यू एक्सर्ट फोर्स पेबल एंड पेबल गो डिस्प्लेस, इस सिचुएशन वर्क इज डन। आपने किस सरफेस पे कुछ पत्थर रखे हैं, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े रखे हैं, अगर आप इनको फोर्स लगाते हो और वो आगे मूव कर जाते हैं, इस स्थिति में वर्क क्या होगा, वर्क विल बी डन। इसी प्रकार एक लड़की है, ट्रॉली को खींच रही है, ट्रॉली मूव्स इन द डिस्टेंस, ये देखिए ये लड़की एक टॉय या ट्रॉली को खींच रही है, यहाँ पर देखिए। इसी प्रकार से एक लड़की है, किसी ट्रॉली को खींच रही है, ठीक है, ट्रॉली को खींच रही है और ट्रॉली मूव करती है कुछ डिस्टेंस तक, तब क्या कहेंगे, वर्क डन होगा कि नहीं होगा? हाँ, लड़कियों ने, गर्ल्स ने जो है वर्क किया है, क्योंकि ट्रॉली कुछ डिस्टेंस तक मूव करी है। लिफ्ट ए बुक थ्रू हाइट, आइए हम किसी किताब को कुछ ऊंचाई तक उठा लेते हैं। देयर फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड बुक हैज़ द मूव, हैज़ यहाँ पर वर्क डन हुआ है, क्योंकि इस सिचुएशन से जैसे जो बुक थी यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पड़ी, जैसे हमने बुक को उठाया तो हमने फोर्स लगाई और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्क बराबर क्या होगा, डन। तो वर्क डन हुआ है, काम हुआ है। क्लोजर लुक एट द सिचुएशन, टू कंडीशन नीड टू सेटिस्फाई द वर्क डन। हम देखते हैं अबव कंडीशंस में वर्क डन करने के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए। इन सभी जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं इसमें दो चीज़ चाहिए होती है। नंबर एक फोर्स चाहिए होती है, दूसरी चाहिए होती है डिस्प्लेसमेंट। जब दोनों चीज़ें होंगी तभी हम मानेंगे यहाँ पर वर्क हुआ है। दोनों में से यदि एक भी चीज़ नहीं होगी तो क्या वर्क डन नहीं होगा। ए बुलॉक इज पुलिंग ए कार्ट, एक जो बैल है गाड़ी को खींच रहा है, द कार्ट इज मूव्स, देयर इज फोर्स ऑन द कार्ट एंड कार्ट हैज़ मूव्ड, उस गाड़ी पे जोर लगाया, फोर्स लगाई, वो गाड़ी मूव हो गई। क्या आप सोचते हो इस एक्टिविटी में वर्क डन हुआ है? हाँ, यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी लगे है और जो कार्ट है यानी गाड़ी है वो मूव भी हुई है, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्क डन हुआ है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, हाउ मच वर्क डन इन साइंस टू अंडरस्टैंड शैल बी कंसिडर्ड, we shall first consider the case when force is acting in the direction of displacement। वर्क जब डन होता है ये कितना होता है, इसको कैसे मापा जाता है, इसकी क्या यूनिट होती है, आइए इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। लेट ए कांस्टेंट फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस पर कोई फोर्स लग रही है। जब फोर्स लगने पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसकी जो है दिशा में मूव कर जाता है, यानी इस पर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाती है। तब क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, हम सभी जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस स्थिति में कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दस वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस केस में क्या होगा, वर्क डन कितना होगा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है और वो कितना डिस्टेंस मूव किया है। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर फोर्स 1 न्यूटन की लगी हो और ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक मूव करा हो, तब वर्क डन बाय फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर।
Here this is the unit of the work is the न्यूटन मीटर, या इसका दूसरा नाम है, इसको एक जूल भी कहते हैं। 1 जॉल इज दस 1 जॉल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन की फोर्स लगाता है और वो 1 मीटर तक चला जाता है, तब वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट विल बी 1 जॉल। अब देखिए आइए, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। लुक एन एक्टिविटी। व्हाट इज वर्क डन व्हेन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0? व्हाट वुड बी वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0? रेफर टू कंडीशन सेटिस्फाइड द वर्क इज डन। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक फोर्स है जो 5 न्यूटन की है, एक ऑब्जेक्ट पे करती है। एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द मूव, 2 मीटर तक चला जाता है। इफ द फोर्स ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू डायरेक्शन, इफ फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन कितना होगा? तब कितना होगा स्टूडेंट्स का? फोर्स है 5 न्यूटन और जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो टोटल वर्क कितना होगा? 5 × 2 बराबर 10 न्यूटन मीटर या 10 जॉल। एक अनदर कंडीशन जो है यहाँ पर देखते हैं। कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। एक अन्य स्थिति यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जहाँ पर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है एक ही दिशा में काम कर रहे हों। देखिए यहाँ पर एक बेबी पुलिंग ए टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। यहाँ पर एक क्या है, लड़की है, वो क्या कर रही है, कार को अपनी ओर खींच रही है। इन दिस सिचुएशन वर्क डन बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर ही वर्क डन होगा। इन सच सिचुएशन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इसमें वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? जहाँ जिस दिशा में फोर्स लगी है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा में होता है तो वर्क डन विल बी क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क। हियर वर्क विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क किया गया है। आइए एक अनदर सिचुएशन डिस्कस करते हैं। कंसीडर सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular direction. Now retarding force F is applied to the opposite direction. एक स्थिति कंडीशन करते हैं जब वर्क डन विल बी क्या होगा। आइए देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कि इसके अपोजिट एक फोर्स आ जाती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनके बीच में जो है एंगल कितना है? 180 डिग्री है, यानी बिल्कुल अपोजिट है। तो फोर्स लगने से क्या होगा? आफ्टर ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये फोर्स जो है ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर रुक जाएगा। वर्क डन बाय द फोर्स एफ विल टेकन, यहाँ पर नेगेटिव, जो एफ जो फोर्स होगी यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार जो लगी होगी वो कितनी होगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ली जाएगी? क्योंकि ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। इस स्थिति में जो वर्क डन का होगा यहाँ पर क्या है? फोर्स नेगेटिव है, ठीक है, माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट भी साइन होगा, तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डिस्प्लेसमेंट, या माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर जो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट इज क्लियर अबाउट द डिस्कशन दैट वर्क डन बाय फोर्स आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वर्क डन होता है वो कैसे होता है? एक तो होता है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, ये हमें
चेक करना है कि फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस ओर है। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगी तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब अपोजिट होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए पार्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ द 15 किलोग्राम from ground and put it on its head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. जो सामान उठाता है एक व्यक्ति, ठीक है, उसके जो सिर से कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है, 15 किलो वजन है, तो मास ऑफ लगेज कितना है, सामान का कितना है, 15 किलो, इसमें कितना की है, 1.5 मीटर। वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 15 kg इंटू 10 1 पॉइंट इंटू, क्योंकि यहाँ पर जो है एसिस्टेड टू ग्रेविटी भी काम कर रही है, तो कितना होगा 15 इंटू 10 इंटू 1.5 बराबर 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, 225 न्यूटन या 225 जॉल। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्क डन होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है एनर्जी। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हमारी ज़िंदगी में अगर एनर्जी नहीं है तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है एनर्जी के बिना। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग फॉर एवरी टाइम्स। जो एनर्जी की डिमांड है हमेशा से बढ़ती ही जा रही है। अभी हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये एनर्जी मुख्य रूप से अलग अलग फूड से लेते हैं, हम एनर्जी पेट्रोल से लेते हैं, डीजल से लेते हैं। तो अल्टीमेटली इन सबको एनर्जी कौन देता है, सन। तो इस सन क्या हुआ, सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। हम जितनी प्रकार की एनर्जी लेते हैं इन सबको एनर्जी कौन देता है, सूर्य ही देता है। मैनी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम द सन्स। हमारी जितनी भी एनर्जी सोर्सेज है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। वी कैन आल्सो गेट द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। एटम्स के न्यूक्लियस से भी हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। एंड इंटीरियर फ्रॉम द अर्थ, धरती के अंदर से भी एनर्जी होती है, वहाँ से प्राप्त करते हैं। टाइड से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं उससे भी हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। आइए अब हम सूर्य को एनर्जी मानते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए हम जो खाना खाते हैं यानी शाकाहारी होते हैं जो, वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से, ठीक है। और प्लांट्स कहाँ से मिलता है, सन से। अब जो मांसाहारी होते हैं जितने भी होते हैं, कार्निवर्स एनिमल होते हैं, वो किसको खाते हैं, हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस को खाते हैं, हर्बीवोरस को क्या, प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट्स क्या खाते हैं, सन को। तो चाहे कोई भी एनिमल हो, कोई भी एनर्जी हो, मुख्य रूप से हमारे को सन से ही मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। जितनी प्रकार की एनर्जी होती है उन सबको हमें सन ही देता है। इसके अलावा आप एनर्जी ऐसी बता सकते हो जो सूर्य से नहीं मिलती, वो है एटम एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम एंड एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो है सन पर डिपेंड नहीं करते, जैसे हमने डिस्कस यहाँ पर कर रखा है। द एनर्जी वर्ड इज़ ऑफन यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। एनर्जी का जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे से जो एनर्जी होती है वो उसका मतलब अलग होता है। आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक बॉल जा रही है, उस पर अब फास्ट मूविंग बॉल, जो एक बॉल है क्रिकेट की बॉल, वो तेज़ी से गति कर रही है। जैसे ही एक विकेट जो खड़ी हुई है उस पर लगती है तो उस विकेट को बिखेर देती है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू सर्टेन हाइट। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को एक ऊपर हाइट से पड़ जाते हैं, उसके पास भी क्या एनर्जी होती है। अब ये जो फास्ट मूविंग बॉल है उसके पास क्या है, एनर्जी है। जैसे वो विकेट पर पड़ती है तो विकेट को बिखेर देती है, तो इसके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, फास्ट मूविंग बॉल,
फास्ट मूविंग बॉल क्या विकेटों को बिखेर सकती है। इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट से उठाया गया है, जब वो नीचे गिराया जाता है तो वो चीज़ को तोड़ सकता है। जैसे कि एक हथौड़ा है, ठीक है, एक हथौड़ा है ऊपर हाइट पे, सर्टेन हाइट पे ले गए, यहाँ पर एक कील है, जैसे हम इस पर चोट लगाते हैं, ठीक है, तो ये कील क्या होती है, लकड़ी में धंस जाती है। तो जब हैमर नॉर्मल पोजीशन में होता है तो इस पे पास कोई एनर्जी नहीं होती। जैसे ही जो ऊपर उठाता है और नील पे पड़ता है तो क्या करता है, जो कील को लकड़ी में धंसा देता है, यानी जो हैमर है ऊपर उठा हुआ है उसके पास कुछ एनर्जी होती है। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, हमारे पास टॉयज होते थे। टॉयज कैसे होते थे, चाबी वाले टॉयज होते थे। जब हम उस टॉयज में चाबी भरते थे, उसको रख देते थे, वो जो है खिलौना चलना शुरू हो जाता था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब चाबी घुमाई तो अपनी एनर्जी क्या करी, उसके अंदर स्टोर कर दी। उस स्टोर एनर्जी की वजह से क्या ये जो है खिलौना चलने लग जाता था। इसी प्रकार जब हम बैलून को उसके अंदर हवा भरते हैं और उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में परिवर्तन आ जाता है। दबाते रहेंगे उसकी शेप में परिवर्तन आता रहेगा। जैसे ही हम ज़्यादा दबाएंगे तो क्या हो सकता है, वो फट भी जाता है। तो स्टूडेंट, उस पर दबाने पर उसकी शेप में परिवर्तन आता है। जैसे ही हम शेप उसको हथेली को हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाता है। However, we press the balloon hard, even ज़्यादा करेंगे तो ये फट जाएगा। इन सभी एग्जाम्पल से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द एनर्जी थ्रू डिफरेंट मीन्स, मतलब कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। तो इन सभी केसेस हमने क्या देखा, इनके पास एनर्जी है। जैसे कि सर्टेन हाइट पे उठा हुआ थोड़ा, वो क्या कर सकता है, कील को लकड़ी में धंसा सकता है। फास्ट मूविंग बॉल क्या कर सकती है, वो कीलियों को बिखेर सकती है। तो इसमें क्या है, काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है। तो क्या हुआ, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। फास्ट मूविंग बॉल में एनर्जी है, जो हथौड़ा उठा हुआ है उस पर भी एनर्जी है। तो इसका मतलब अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ये काम कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू वर्क इज सेड टू बी पोसेस एनर्जी। जब तक उसमें काम करने की क्षमता है तब तक उसमें कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, एक एनर्जी है। द ऑब्जेक्ट विच इज डज नॉट वर्क लूजेस एनर्जी। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट काम करता है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। जैसे कि हथौड़ा है, जैसे इसने काम किया इसकी एनर्जी क्या हो गई, लूज हो गई। लेकिन जिस पर काम होता है वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, वो गेन हो जाती है, एनर्जी गेन हो जाती है। हाउ डज एनर्जी विद वर्क टू वर्क। जब कोई काम होता है तो कितनी एनर्जी होती है। द ऑब्जेक्ट प्रोसेस एनर्जी एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी लगाता है जब काम करता है। व्हाट हैपन्स जब एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द फॉर्मर टू द लेटर। जब एनर्जी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चली जाती है तो क्या होता है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में बी मूव और रिसीव द एनर्जी। जब एनर्जी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकती है तो वो एनर्जी क्या सकता है, उसकी जो सिचुएशन में चेंज आ सकता है। ये मीट मे बी मूव रिसीव द एनर्जी देयरफॉर डू वर्क। इसलिए वह कुछ न कुछ काम करेगा। दस फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज़ एबिलिटी टू कैपेसिटी टू डू वर्क। इस प्रकार से जो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को किस में मापा जाता है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, इज सेम एज डेट ऑफ द वर्क। जितनी जैसी वर्क की होती है एनर्जी वैसे ही उसकी होती है, वो क्या होती है, जॉल। तो 1 जॉल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 वर्क ऑफ जॉल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जॉल होती है। कभी कभी हम इसकी बड़ी यूनिट भी करते हैं जिसे हम कहते हैं किलो जूल। एक किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस संसार में जो एनर्जी होती है उनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। द फॉर्म्स
इंक्लूड द मैकेनिकल एनर्जी। दो यहाँ पर जो एनर्जी होती है मुख्य रूप से पोटेंशियल एनर्जी होती है और कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा एनर्जी की फॉर्म्स होती है, हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। तो एनर्जी होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसे डिस्कस करने के लिए हम करते हैं। एक बॉल लीजिए, उसे सर्टेन हाइट से गिराइए तो क्या होगा, इसके अंदर खड्डा हो जाएगा। उसी बॉल को दूसरे हाइट से लेकर जाएंगे तो खड्डा ज़्यादा हो जाएगा। अब उसी बॉल को ज़्यादा हाइट्स पे लेकर जाएंगे तो क्या खड्डा ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो है पोजीशन में चेंज हो गया। यहाँ पर इसकी जो, यहाँ पर क्या होगी, इसकी मूवमेंट ज़्यादा, यहाँ पर इसकी मूवमेंट कम थी, यहाँ पर मोशन भी ज़्यादा हो गया। इसका मोशन क्या है, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर मोर मोशन। जैसे जैसे इसका मोशन ज़्यादा होता गया, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती रही, इसे इसने खड्डा ज़्यादा गहरा कर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एनर्जी किस वजह से आ रही है, मोशन की वजह से हो रही है। जितना ज़्यादा मोशन हो रहा है उतना ज़्यादा ही काम हो रहा है, उतना ज़्यादा ही खड्डा गहरा हो रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है किस वजह से हो रही है, मोशन से हो रही है। द एनर्जी इज ऑकरिंग ड्यू टू बाय वर्च्यू इट्स द मोशन। आइए एक सेटअप और देखते हैं यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर एक सेटअप ला रखा है, एक टॉय ट्रॉली ला रखी है, यहाँ वुडन ब्लॉक ला रखा है और यहाँ पर पेन है, पेन में कुछ वेट पा रखा है। जब तक हम इसमें वेट नहीं पाते तो ट्रॉली मूव नहीं करती। जैसे हम इसके अंदर कुछ वेट डालते हैं तो ये पेन मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक भी यहाँ पर मूव कर देता है। इस प्रकार से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर फोर्स भी लगी है, तो यहाँ पर फोर्स भी लगी है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वर्क डन भी हुआ है। तो काम हुआ है। काम करने की एनर्जी किसके अंदर, पेन के अंदर है, तो यहाँ पर काम हो रहा है। तो पेन क्या कर रहा है, मूव लेके आता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, इस प्रकार से देते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा, मूविंग कर रहा होगा, तो वो अपना काम कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट मूव करेगा वो ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि ए मूविंग बुलेट, एक गोली होती है, बहुत तेज़ी से गति करती है। ब्लोइंग विंड, तेज़ी से चलती हुई हवा। घूमता हुआ पहिया, तेज़ी से घूमता हुआ पत्थर, ये सभी क्या होते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, एनर्जी होती है। द ऑब्जेक्ट, इन सब में एनर्जी क्यों है, क्योंकि इन सब में क्या है, मोशन है। तो यहाँ पर एनर्जी क्यों आ रही है, मोशन की वजह से हो रही है। जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच ऑकरिंग ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। गिरता हुआ नारियल, तेजी से चलती हुई कार, घूमता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, ठीक है, भागता हुआ एथलीट, इन सब में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन सब में क्या बात को मैं, इन सब में क्या है, मूवमेंट है, इन सब में क्या है, मोशन है। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब किसी वस्तु में एनर्जी आती है, इसकी मोशन वजह से आती है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे जैसे मोशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जैसे मोशन डाउन होगा, कम होगा, तो एनर्जी भी जो है स्लो हो जाएगी। हाउ मच एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग बाय वर्च्यू इट्स मोशन, वो कोई जो है बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी एनर्जी होगी। बाय डेफिनेशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन। तो उसमें जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी यहाँ पर इसके वर्क, जितना काम करेगा उसके बराबर ही होगी।
आइए हम डिस्कस करते हैं एक इक्वेशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है, m है, शुरू में इसकी पोजीशन क्या है, u है, और जब उस पर कोई फोर्स लगती है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v आ जाती है। लेट एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विद v, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है s, और उस पर फोर्स लग रही है f। तो वर्क, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दिस वर्क डन ऑब्जेक्ट विल कोज चेंज इट्स वेलोसिटी। जैसे ही वर्क डन होगा इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। सो इक्वेशन मोशन क्या कहती है, इस स्थिति में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम जानते हैं यहाँ पर वर्क डन बराबर होता है m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम ए माना गया है, ठीक है, एफ इक्वल टू यहाँ पर एम ए माना गया है। तो डब्ल्यू बराबर होगा एम इंटू ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर ए से कट जाएगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स पोजिशन, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन कितनी है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है, स्टार्टिंग में 0 था, तब उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, 0, तब क्या होगा, वर्क डन विल बी 1/2 mv स्क्वायर। तो इसलिए इससे सब क्लियर हो जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना काम होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक वस्तु है जिसका वेट कितना है, 15 kg है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मास ऑब्जेक्ट का मास कितना है 15 kg, वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर कितना आएगा, 120 जूल। तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कितनी होगी, 120 जूल होगी। अगला एग्जांपल है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर हॉर टू 60 किलोमीटर पर हॉर इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg। यहाँ पर कार का मास दे रखा है 1500 kg। कार की जो शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कराया तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 60 किलोमीटर थी, पर हॉर दे रखी है, हमने मीटर पर सेकंड बदला तो बन गया 15/3 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, शुरू में 1/2 m यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल एनर्जी पूछी गई है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो आ जाएगी तो यहाँ पर इसको काटने पर ये एनर्जी निकल गई इसकी। इसी प्रकार फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी, इस प्रकार से इसको मैं कैलकुलेट कर लिया तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, इस प्रकार से निकालने पर ये डिफरेंस आ जाएगा। तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट अपना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इससे पहले हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं। एक रबड़ बैंड ले लीजिए, जब रबड़ बैंड लिया है तो हम इसको खींचेंगे तो क्या उसकी एनर्जी में, शेप में जो है आ जाएगा, इसकी शेप में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हम छोड़ेंगे इसकी पुराने पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आई,
पहले हमने इसको एनर्जी दी खींच के, जैसे ही छोड़ते हैं तो इसी एनर्जी को इसको पुरानी शेप में लेकर आ गए। तो एनर्जी क्यों हुई? क्योंकि इसकी शेप में परिवर्तन आ गया, शेप में या पोजीशन में परिवर्तन आ गया, इसलिए ये एनर्जी पैदा हुई। इसी प्रकार एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, जब उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो हमने इसको एनर्जी दी है यहाँ पर। जैसे ही हम छोड़ते हैं ये दी गई एनर्जी क्या आती है, इसको वापस पुरानी पोजीशन में ले आती है। तो एनर्जी यहाँ पर क्यों चेंज हुई? कि उसकी शेप में चेंज आ गया। तो एनर्जी यहाँ पर क्यों पैदा हुई? शेप की वजह से। द एनर्जी विच ऑकर इन द बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, जब किसी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है उसकी शेप की वजह से होती है, उस प्रकार की एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार एक टॉय कार लेते हैं, जब उसको हम चाबी भरते हैं तो क्या उसकी चाबी में जो होती है स्प्रिंग होता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। शुरू में ऐसा होता है, जब उसको एनर्जी देते हैं तो वो बहुत उसकी शेप में परिवर्तन आ जाता है। हमने इसको एनर्जी दी, जैसे हम एनर्जी देंगे तो धीरे धीरे एनर्जी स्प्रिंग खुलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉय मूवमेंट करना लग जाता है। इसी प्रकार से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसकी हम पोजीशन में चेंज लेके आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, पोजीशन चेंज आती है, इसकी हाइट बढ़ जाती है। जब नीचे गिरते हैं तो ये अपने नीचे आ जाती है, इस प्रकार से इसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। इन सभी सिचुएशन में हमने क्या देखा, जो एनर्जी गेट्स स्टोर्ड, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ये सभी एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर शेप में चेंज आ जाता है, शेप में चेंज आता रहता है या पोजीशन में चेंज आ जाता है। सो एनर्जी विच ऑकर इन द बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप और द पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं आइए डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट कैसे करती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, कोई वस्तु जो एक सर्टेन हाइट पे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको हाइट पे लेकर गए तो इसके अंदर एनर्जी आ गई है। इट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एनर्जी व्हेन रेज टू हाइट, जैसे जैसे ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। बिकॉज वर्क डन, हमें यहाँ पर काम करना पड़ रहा है ग्रेविटी की अगेंस्ट, उस काम करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ रही है। द ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट वेयर अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन रेजिंग इट्स, तो पॉइंट होता है जहाँ पर इसको एनर्जी हमने जो है दी है। इट इज़ ईजी टू डिप्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन ऑब्जेक्ट। हम इसमें एनर्जी कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने काम किया है, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, मास इनटू ma। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए क्या है, ए यहाँ पर आ रहा है g के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, और वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, मास इंटू जी यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इस प्रकार से हम क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आइए, एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सीधा ही उठा लिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को इस पास के द्वारा हमने उठाया, क्या इन दोनों में एनर्जी जो है बराबर होगी, सोचिए। हाँ, तो इन दोनों में ही ऑब्जेक्ट पर क्या है एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है, इसलिए ये डिपेंड पाथ पर नहीं करता। इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो है
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इक्वल ही होगी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दोनों की बराबर होगी। आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे होता है। फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। जब कोई एक वस्तु है उसका भार कितना है 10 kg है और इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है और ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी निकालिए। मास दे रखा है यहाँ पर 10 kg, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट 6 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी m इंटू जी इंटू एच, 588 जॉल एनर्जी निकल जाएगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार से हम दूसरी भी एनर्जीज को निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले निकाला है वैसे हम इसमें सेम फार्मूले से एनर्जी भी इसको निकाल सकते हैं। और वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टर, क्या हमारे में जितनी एनर्जी के फॉर्म से आपस में बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे कि हम मोटर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। हम खाना खाते हैं, खाने की एनर्जी लेते हैं, हम काम करते हैं तो वो मस्कुलर एनर्जी में बदल जाती है, उससे वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। जब हम बेल बजाते हैं तो बेल में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, जिससे इलेक्ट्रिक बेल का हथौड़ा बजता है और वो घंटी बजना शुरू कर देती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, जितनी भी एनर्जी स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी उतनी ही बाद में होती है। विल नॉट फॉर्म एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन एंड टू अदर। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की होगी जो शुरू में थी उतनी ही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यही कहता है। आइए डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि ये एनर्जी कैसे होती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है, उसका वेट क्या है m है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइट है और यहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या कर रही है g, एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या है g। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, काइनेट जो होगी एनर्जी कितनी होगी m, पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर क्या होगी m गुना g गुना h। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, इसकी जो हाइट है डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी, यानी एनर्जी यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, m तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर जो हो जाएगा वेलोसिटी बन जाएगी। तो जितनी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल हमेशा बराबर ही होगा। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है वो जब हम छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी जितनी है यहाँ पर उतनी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो इन दोनों का टोटल जोड़ होता है हमेशा बराबर ही होता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देयर इज दस कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार से ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल एनर्जी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, दो बच्चे हैं जिसका नाम ए और बी है, दोनों का वजन एक जैसा है। एक जो बच्चा होता है 8 मीटर हाइट पे चढ़ जाता है, दोनों को 8 मीटर हाइट पे चढ़ना है। ए जो टाइम लेता है 15 सेकंड लेता है, बी लेता है 20 सेकंड। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय ईच, दोनों का वर्क डन हमेशा यहाँ पर बराबर होगा। तो जिसने कम समय लिया है, कितने, ए ने कम समय लिया 15 सेकंड लिया है, बी ने लिया है 20 सेकंड। तो किसने काम जल्दी किया, ए ने काम जल्दी किया, ठीक है। तो पर सेकंड किसने काम ज़्यादा किया है यहाँ पर,
इसने काम किया, जो है चिल्ड्रन ए ने काम किया है। तो स्ट्रोंगर पर्सन में सर्टेन वर्क इन लेस टाइम, जो स्ट्रोंगर पर्सन होता है वो किसी काम को बहुत जल्दी कर लेता है, मीन्स उसे हम मोर पावरफुल कहेंगे। इस प्रकार पावरफुल व्हीकल होता है आपकी यात्रा को बहुत ही जल्दी पूरा कर देता है। वी टॉक पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक, मोटर कार्स, द स्पीड एट विच द व्हीकल चेंज द एनर्जी और टू डू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किसी व्हीकल को, किसी चीज़ को पावरफुल कब कहेंगे, जो काम को बहुत जल्दी कर लेगा। तो इस प्रकार से पावर क्या होगी, पावर इज़ द मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। किसी काम करने की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको मापते हैं तो उसे हम पावर कहते हैं। किसी काम को बहुत जल्दी करता है या स्लो करता है। तो पावर क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर, और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की जो दर होती है उसे ही हम पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ये जेम्स वाट के होनर में लिखा गया, जिन्होंने इसकी खोज की थी। 1 watt is the power of an agent which does work at a rate of 1 joule per second। जो कोई ऑब्जेक्ट है एक काम को 1 जूल पर सेकेंड में करता है, तब उसकी पावर को 1 वाट कहते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसकी बड़ी यूनिट भी होती है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। द पावर ऑफ एजेंट में भी वेरी टू वेरी टाइम, द किसी भी मशीन की जो पावर होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, जब क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में ये डिफरेंट हो सकता है। दो लड़कियां हैं जिनका वेट कितना है, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, क्लाइंब अप ए रोप विद हाइट ऑफ 8 मीटर, रस्सी की सहायता से 8 मीटर चढ़ जाते हैं। एक गर्ल जिसका नाम ए है और दूसरा का है बी। गर्ल्स ए टेक 20 सेकेंड और बी क्या होती है 50 सेकेंड लेती है। तो इनमें किसकी लड़की पावर ज़्यादा होगी, पावर एक्सपेंडेड बाय द ए, लड़की जो है ए है उसकी पावर कितनी होगी, वेट ऑफ गर्ल कितना है 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, तो टाइम टेक कितना है 20 सेकेंड। तो इसमें पावर कितनी होगी 400 न्यूटन। वर्क डन कितना होगा m गुना g गुना h, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, हाइट कर रहे हैं। 400 इंटू 8 अपॉन 20, 160 वाट। तो गर्ल ए की कितनी पावर है 160 वाट है। गर्ल बी का भी सेम है, वेट, हाइट कितनी है 8, टाइम उसने, लेकिन यहाँ पर टाइम का फ़र्क आ गया, टाइम उसने ज़्यादा ले लिया, 50 सेकेंड ले लिया। तो पावर कितनी होगी यहाँ पर काटने पर 400 न्यूटन इंटू 8 मीटर अपॉन 50, 64 वाट आ जाएगी। तो यहाँ पर फ़र्क क्यों हुआ, टाइम की वजह से यहाँ पर फ़र्क आ गया। तो पावर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसी प्रकार एक लड़का है जिसका मास है 50 kg, वो सीढ़ियाँ चढ़ता है 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, हाइट ऑफ ईच स्टेप्स इज 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक जो सीढ़ी है उसका हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर है, उसकी पावर ज्ञात कीजिए। वेट ऑफ बॉय कितना है 50 kg इंटू 10, यहाँ पर mg का मान रखा गया है 500 न्यूटन ले लिया। हाइट कितनी है, एक सीढ़ी कितनी है 45, ठीक है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 45 है, तो 45 को 15 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको मीटर में बदल दिया, 6.75 मीटर आ गया। टाइम टेकन टू क्लाइम 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड में पूरी सीढ़ी चढ़ी। तो पावर इक्वल टू वर्क डन 500 न्यूटन इंटू 6.75 मीटर अपॉन 9 सेकेंड, 375
वाट यहाँ पर वर्क जो है इसका पावर निकाल दी गई है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा।